ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अपना टारगेट यही है कि हम इसको आज के आज पूरा पक्का प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि 20 मार्क्स के जो एमसीक्यू हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से रिलेटेबल होंगे, है ना, मिलते जुलते ही आएंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये भी पढ़ा है कि कभी भी केस पहले पढ़ना है कि सवाल पहले पढ़ना है? सवाल पहले पढ़ना है। तो आइए पहले अपन केस 1 का सवाल देख लेते हैं। तो सवाल कह रहा है she appoints a team of designers and craft people in the company, और फिर कह रहा है who developed some print for bed covers in bright color on silk, which function of management is highlighted here? यहां पर कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन हाईलाइट हो रहा है? तो मेरे हिसाब से तो हमें पूरा केस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसने अपॉइंट किया है, यहां से अपॉइंट किया है। अगर हम इस वर्ड से ही कंसिडर्ड करें तो हमें यहां से जो परफेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? स्टाफिंग विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए सेकंड एमसीक्यू पे आते हैं। In the above case, company objective is to promote the sales of Indian handloom and handicraft product. Above line focus on which feature of management? Management is goal oriented. तो management is goal oriented, ये चीज हमें यहाँ से साबित हो रही है ना, क्योंकि सेल्स टारगेट अचीव करने की बात हो रही है, प्रमोट करने की बात हो रही है। चलिए तो यहाँ पर अपन टिक करते हैं, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, और ये हमारे लिए क्या बनेगा? सही जवाब। अगले पे आते हैं। आकांक्षा लाइव सेटअप हो चुका है कि नहीं हुआ? तीसरा, विद द रेफरेंस ऑफ अबाउ केस एट विच लेवल सना इज वर्किंग। तो अभी तक तो वैसे हमने केस पढ़ा नहीं है, तो अब हमें केस पढ़ने की जरूरत है। तो सना ब्रांच मैनेजर है। अब इस पहली लाइन से ही हमें क्लियर हो गया सर कि अगर सना ब्रांच मैनेजर है तो सना कौन से लेवल पे होगी बताइए? सना होगी हमारी मिडिल लेवल पे। तो अभी तक तो 3 बहुत बढ़िया चल रहे हैं। हाँ कांचा, कोड मोबाइल इधर रखा है, आप ले जाइए आके। 4th क्वेश्चन पे आते हैं। सना सजेस्टेड दैट दे शुड कीप the silk bed cover for special festive occasions and offer the cotton bed cover on a regular basis to keep cost under control। ये कह रही है कि जो सिल्क बेड कवर है वो हमें फेस्टिवल सीजन में देने चाहिए, और कॉटन बेड कवर जो है वो रेगुलर बेसिस पर रखने चाहिए ताकि कॉस्ट कंट्रोल हो सके। तो यहाँ पर कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन हाईलाइट हो रहा है? तो अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं हम हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में क्या रखना चाह रहे हैं? कंपेयर करके बजटिंग करना चाह रहे हैं। तो यानी कि हम गलतियां सुधारना चाह रहे हैं ताकि हमारी कॉस्ट ज्यादा हैवी ना हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोलिंग। चलिए इसके बाद 4 क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व कर लिए बिना केस स्टडी पढ़े, और पहले चैप्टर का क्वेश्चन बैंक बस इतना सही था जो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आता है सेकंड चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहां से केस है हमारे पास, इस पे थोड़ा सा फोकस करके देखते हैं। चलिए तो यहां पर भी केस पढ़े कि क्वेश्चन पढ़े? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है अदिति हैज डिवाइडेड द वर्क। Aditi has divided the work in smaller unit and each employee is well trained to perform his or her task efficiently. Which of the principle of management is being followed here? तो यहाँ पर हमें नाम से ही पता चल रहा है कि काम को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। किसमें? स्मॉलर यूनिट में। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो सर अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो अगला कह रहा है कि सेल्स पर्सन आर अलाउड टू क्लोज अ डील विद द बायर गिविंग अ मैक्सिमम ऑफ 5% डिस्काउंट। जहां पर डिसीजन है फर्दर डिस्काउंट का, तो अदिति हैज द फाइनल अथॉरिटी। यानी कि वैसे तो हम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं?
5% तक दे सकते हैं, लेकिन अगर इसके आगे हमें डिस्काउंट देना है तो हमें अदिति से बात करना पड़ेगा। अदिति फाइनल अथॉरिटी पर है, तो हमें अब केस पढ़ना पड़ेगा कि अदिति कौन सी अथॉरिटी पर बैठी हुई है। तो हम यहाँ पर केस अगर पढ़ते हैं तो केस कह रहा है बैचलर डिग्री के बाद अदिति ने एक बुटीक ओपन किया है, तो ये तो ओनर हो गई। और अदिति ये लिखा हुआ 5% वेयर इज द डिसीजन टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट रेस्ट विद द अदिति एज अ फाइनल अथॉरिटी। तो यहां पर अदिति ने एक बुटीक ओपन किया है, तो अदिति सोल ट्रेडर में होगी, अकेले काम कर रही होगी, तो यानी कि 1% में होगी। तो यहां पर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। केस की जरूरत ऐसे थी कि हमें डबल श्योर भी होना पड़ जाता है कभी कभी, आपकी तरह तुक्केबाजी में चल जाएंगे तो जन कल्याण हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत देख भी लेते हैं केस। अच्छा अगला देखते हैं, है ना, अगला क्या कह रहा है। तो अगला हमें कह रहा है भैया, therefore when the business was doing well she honored her commitment by giving bonus to her employee. Which of the principle of management is highlighted here? तो यहां पर अब केस एक बार, क्योंकि अब हमने पिछले में केस पढ़ के डबल श्योर हुए, तो हर बार ऐसा नहीं होता कि सीधे सवाल का जवाब होता है। अब यहाँ पर देखिए, तो अर्ली पीरियड में बिजनेस वेंचर में एम्प्लॉई वर आस्क्ड टू पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क, इन रिटर्न शी हैड प्रॉमिस्ड टू गिव देम अ स्पेशल इंसेंटिव विद इन द ईयर। क्या कह रहा है, एम्प्लॉयज के लिए क्या बोला गया कि आप लोग शुरुआत से अच्छे से काम करोगे तो फिर हम आपको साल के बीच में स्पेशल इंसेंटिव दे देंगे। और जब बिजनेस अच्छे से चलने लगा तो उसने अपने एम्प्लॉयज को बोनस दिया, और साथ ही साथ उन्होंने शी ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड दैट कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम शुड फॉलो द ऑफिशियल लाइंस ऑफ कमांड, और शी टेंड टू बी मोर बायस्ड टुवर्ड्स हर फीमेल एम्प्लॉयज व्हेन इट कम टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द एम्प्लॉयज। अब अगर आप इसको देखो तो अब बताओ कौन सा है सही जवाब। अब इसका जवाब बनेगा डिसिप्लिन। आप एक्स्ट्रा आवर काम करोगे तो हम आपको बोनस देंगे, यानी कि वर्कर्स ने ओबीडियंटली काम फॉलो किया कि नहीं किया, रूल्स फॉलो किए कि नहीं किए। तो यहां पर बोनस नहीं है, यहां पर कमिटमेंट की बात है। कमिटमेंट किस पे चलता है, डिसिप्लिन पे चलता है, इसलिए यहां पे सही ऑप्शन क्या बनेगा, डिसिप्लिन बनेगा। समझ में आई बात, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अदिति टेंड्स टू बी मोर बायस्ड विद हर फीमेल एम्प्लॉइज व्हेन इट सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, क्योंकि जब अदिति कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो किसका पक्ष ले रही है, फीमेल एम्प्लॉय का ले रही है। तो देयर इज नो इक्विटी इन द जेंडर रोल, तो जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा इसका, इक्विटी विल बी द राइट सर। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। तो ये हो गया समाप्त, अगला चैप्टर आ गया हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर अपन देखते हैं तो केस पढ़ेंगे, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में देखो शुरुआत किससे करिए, अबाउ केस में एक वैलिड इंपॉर्टेंस पता लगाइए। तो अब तो हमें ना चाहते हुए भी क्या देखना पड़ेगा, केस देखना पड़ेगा। तो नेम है और टेस्ट है कोका कोला, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन इंडिया हैज थ्रू आउट द वर्ल्ड, सब जानते हैं। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बेचते हैं, मोस्ट मार्केट शेयर सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में, और स्पेशल सीट इन ईच एंड एवरी गैदरिंग इनको मिलती है, हर जगह दिखता है। कोका कोला कंपनी का एक ओकेजन इंट्रोड्यूस करा है अदर देन कोला ड्रिंक्स अंडर द कोक नेम, जैसे कि डाइट कोक है ना, इंक्लूडिंग कैफीन फ्री कोका कोला, डाइट कोक, कैफीन फ्री कोका कोला, जीरो शुगर कोका कोला, चेरी कोका कोला, वनीला, और इस तरीके से लिस्ट और आगे बढ़ती जा रही है। और इन्होंने इस चीज को कैपिटलाइज करके अपॉर्चुनिटी में मार्केट किया है और इफेक्टिवली खुद की जगह बनाई है। तो मेन रीजन इट्स आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट का क्या है, गोज टू द वे दे हैव एस्टैब्लिश्ड द कनेक्शन बिटवीन एवरी ओकेजन। हर ओकेजन में वो रिलेट करके ले आते हैं ठंडा माने की कोका कोला, तो कोक की जरूरत हर जगह है, प्रोडक्ट डिजाइन और क्रिएटिव। तो अब यहां पर बताएं कि यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंस हो रही है, यानी कोका कोला किसी भी बिजनेस में सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है अपॉर्चुनिटी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेती है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए सेकंड केस देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, फीचर बताइए। तो कौन सा फीचर है भैया, यहां पर ये सबकी सोच के चल रहे हैं। ऐसे लोग जिनको कैफीन फ्री पीना है तो कैफीन फ्री कोका कोला, डाइट कोक कैफीन फ्री, जीरो शुगर, यानी कि यहां पर इंडिविजुअल को भी देखा जा रहा है और ओवरऑल भी देखा जा रहा है। तो स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस, वेरी गुड विधि बेटा, स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस विल बी द राइट आंसर। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं, विच बिजनेस एनवायरमेंट डिड कोका कोला मेजरली टैप इनटू। तो कोका कोला कौन से बिजनेस एनवायरमेंट से इंडिया में आया, तो सोशल एनवायरमेंट से आया, समाज में। और हमारे देश में तो एक टैगलाइन इतनी फैमिलियर हो गई कि ठंडा मानेगी कोका कोला। चलिए अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला। अब यहां पर देखो कि इसने क्वेश्चन में आपसे चेरी वर्ड तो डाल दिया, कैफीन फ्री भी डाल दिया, जीरो शुगर भी डाल दिया, तो इसने जो शब्द नहीं डाला वही अपन टिक कर लेते हैं। तो कोका कोला एवोकाडो विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। तो यहां पर हमारा दिमाग का चलना भी बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आए हम प्लानिंग पे। तो प्लानिंग के लिए देखते हैं, प्लानिंग के लिए भी इन्होंने केस दे रखा है। केस पढ़े कि क्वेश्चन पढ़े, तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं भैया। तो 2005 में विद द एम ऑफ एक्सेलरेट ग्रोथ company had gone through several rounds of meeting and discussions, which is the objective mentioned here to process stated here। तो अब हमें पहले यह केस पढ़ना पड़ेगा। सिंप्लेक्स लिमिटेड मुद्रा ग्रुप ने इमीडिएटली ले लिया इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, और रिच रिकॉर्ड इंडस्ट्री के अंदर 2005 में ग्रोथ एक्सिलरेट करने के लिए बहुत सारे मीटिंग्स करे, ERP सिस्टम लॉन्च किया, मैनेजमेंट ने इफेक्टिव फोरकास्ट किया, रिसोर्सेज को अलोकेट किया ताकि वेस्टेज रिड्यूस हो। इस पर्पस के लिए बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शंस जो हैं वो लेट डाउन हुए, चैलेंजेस देखे गए। 2008 में कंपनी को बहुत घाटा हुआ रिसेशन की वजह से, और कॉस्ट कटिंग मेजर्स यहाँ पे यूज हुए। मैनेजमेंट ने ऑटमोस्ट केयर रखते हुए पॉसिबल आउटकम के रिगार्डिंग फोकस किया और टाइमली अपने प्लान्स को रिव्यू किया और अपने टारगेट भी सेट करे, अचीव करे। 2010 में सिस्टम इंप्लीमेंट सक्सेसफुली हुआ, कंपनी आगे बढ़ गई। तो ओवरऑल प्रीमाइसेस डेवलप होने की तो बात क्या ही बोले, ये तो कहीं से कहीं तक लग नहीं रहा, इंपॉर्टेंस होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लग रहा है कि 2008 से 2010 तक आते आते इन्होंने क्या कर लिया, ग्रोथ कर लिया। दिस विल बी द ऑब्जेक्टिव मेंशन, क्योंकि IT एनेबल्ड सिस्टम लॉन्च करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, कॉस्ट कटिंग करना इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। इन 2008 कंपनी को लॉस सफर्ड हुआ ग्रेट रिसेशन की वजह से, और इस वजह से इन्हें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। तो कौन सी मैनेजमेंट की लिमिटेशन यहाँ पे प्रोसेस की देखने को मिलती है, तो हमने यहाँ पर देखा है कि सडन चेंजेस होने की वजह से, इसको आपने किस नाम से पढ़ा है, मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। अगर सडन चेंज होगा तो आपका प्लान जो है वो काम नहीं कर पाओगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ट्रू और फॉल्स बताना है। मैनेजमेंट हैज डन इफेक्टिव फोरकास्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग रिगार्डिंग अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू रिड्यूस वेस्ट। क्या कंपनी ने सही फोरकास्ट किया और क्रिटिकल थिंकिंग करी ताकि रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो सके? तो हम केस पढ़ लेते हैं दोबारा, क्योंकि ये सवाल तो किससे मिलता जुलता लग रहा है, केस से मिलता जुलता लग रहा है। तो अगर केस में अगर अपन देखें तो कंपनी को जब लॉस सफर हुआ तो कंपनी ने रिसेशन के बाद भी टेकिंग मैनी कॉस्ट कटिंग मेजर्स, उन्होंने बहुत ध्यान रखा पॉसिबल आउटकम का और टाइमली अपने प्लान्स को रिव्यू भी करते चले ताकि सेट टारगेट क्या हो सके, अचीव हो सके। तो स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है कि फॉल्स लग रहा है? स्टेटमेंट लग रहा है हमें ट्रू, और निशान जी के मन की डकार जो है वो बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, इट्स। चलिए आगे देखते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मैनेजमेंट हैड टेकन ऑटमोस्ट केयर रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम्स एंड टाइमली रिव्यू विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस। तो आखिरी, अब यहां पर हमें याद हो तब भी हम तो ये कह सकते हैं एस डाई एस इफ। तो आखिरी स्टेप प्लानिंग का जो होता है वो होता है फॉलो अप, और फॉलो अप हमें कहीं ऑप्शन में दिख रहा है
बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमें फॉलो अप में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद आते हैं भैया स्टाफिंग पे, है ना। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक में प्लानिंग के बाद सीधे क्या आ गया, स्टाफिंग आ गया। ऑर्गेनाइजिंग के क्वेश्चन बैंक में हमें क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया, केस पढ़ेंगे क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है पर्पस जो है फोर्थ टेस्ट लेने का वाज टू फाइंड आउट हाउ मच कैपेबिलिटी अ पर्सन हैज टू मिक्स विद अदर पर्सन, वेदर ही कैन इन्फ्लुएंस अदर पर्सन एंड गेट इन्फ्लुएंस बाय देम। कौन से टेस्ट की डेफिनेशन है ये बताइए। पर्सनैलिटी टेस्ट, वेरी गुड। हाँ, आप पर्सनैलिटी में इन्फ्लुएंस होते हैं कि नहीं होते हैं, किससे। अब यहाँ पर तो केस पढ़ने की अभी हमें जरूरत पड़ी ही नहीं। अच्छा सेकंड देखते हैं अपन। At the beginning of a new year, he anticipated that the company will need 30 new additional persons to fill different vacancies. Identify the first step of staffing. तो स्टाफिंग की फर्स्ट स्टेप होती है मैन पावर रिक्वायरमेंट पता लगाना, जहां से कहानी शुरू होती है। ऑप्शन में दे रखा है डी, ऑप्शन में हमें दे रखा है एंड डी विल बी द राइट आंसर। चलिए तीसरे पे आते हैं। From the given lines, out of these condition of 15 applicants were not acceptable to the company. Letter of regret इन्हें दे दिए गए हैं कि भैया आपको हम नहीं ले पाएंगे और कारण भी बता दिया है। ये कौन सी प्रोसेस पे बात आती है? सिलेक्शन पे आती है। बहुत बढ़िया आयुषी, बहुत बढ़िया। क्योंकि रिक्रूटमेंट में तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंड्यूस करते हैं, सिलेक्शन में फिर जो इनकम्पिटेंट होते हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं। फोर्थ आते हैं। द एप्लीकेंट्स वर गिवन 4 टेस्ट लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट टू इंटरेस्ट टेस्ट आफ्टर फिलिंग अ ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। ये कौन सी प्रोसेस का पार्ट हो सकता है? तो टेस्ट है, टेस्ट तो सिलेक्शन टेस्ट का पार्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप देखेंगे स्टाफिंग वाला जो केस मिला उसके अंदर तो हमें केस पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन डबल श्योर होने के लिए पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद अगला चैप्टर आया हमारा डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग को लेकर भी इन्होंने केस दिया है, तो केस पढ़ेंगे क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मिस्टर दिलाई वर्क टूवर्ड्स प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Which important function of directing is addressed here? मिस्टर दिलाई जो है वो कंपनी के जो पहले से डिसाइडेड गोल्स हैं उन्हीं की तरफ काम कर रहे हैं। तो यहां पर कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन डायरेक्टिंग का एड्रेस हो रहा है? तो यहां पर हो रहा है इनिशिएट एक्शन। जो अभी तक सोच रखा है काम वही कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टिंग आया है तो अब काम शुरू होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं। मिस्टर दिलाई कंसल्ट करते हैं अपने सारे वर्कर्स को। ही लिसन टू देयर ओपिनियंस विच फॉर्म पार्ट ऑफ लीडरशिप इज आइडेंटिफाइड हियर। अब हमें यहीं पे देखने को मिल गया कि दिलाई साहब अपने वर्कर से कंसल्ट कर रहे हैं और उनके ओपिनियन भी सुन रहे हैं। तो जो ऑथोरेटिव है उसमें तो ऐसा होता नहीं है, डेमोक्रेटिक में होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। तो सवाल कह रहा है ब्रेवरी अवार्ड इज डैश फॉर्म ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो ब्रेवरी अवार्ड दे रहे हो आप, हिम्मत का अवार्ड, तो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो इसका सही आंसर बनेगा हमारा एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। भैया ये देखो स्पेस की गलती मेरी नहीं है, सीबीएसई की फाइल अपडेटेड है, ये उन्हीं की गलती है ना। बाद में आप बोलोगे आशीष सर ने ऐसा कर दिया, तो आशीष सर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। फिर आप ही कहते मैं भांग लिख के, हाँ फिर आप कहते मैं भांग लिख के करता हूँ। तो फिर इसके बाद आया फोर्थ, है ना, कि मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी विच नीड ऑफ मिस्टर दिलाई हैज बीन मेड थ्रू रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन अमंग अदर एम्प्लॉइज। मिस्टर दिलोई को क्या मिला है? बाकी लोगों के बीच में इज्जत मिली और रिकॉग्निशन मिला। इससे कौन सी नीड फुलफिल होगी बताइए? एस्टीम नीड्स। वाह आयुषी वाह, बहुत सही। एस्टीम नीड्स इज द राइट आंसर। हमारी इज्जत पे बात आ रही है तो हमारी एस्टीम नीड्स ही फुलफिल होंगी। तो इसी के साथ हम पार्ट ए यहां तक पूरा कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ, और एक हमें केस दे रखा है। केस पढ़ेंगे क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कंसेप्ट बताओ जो मिस्टर घोष ने एडवाइस किया। तो अब तो केस पढ़ना
पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तो मिस्टर बोस एक सक्सेसफुल पर्सन है, सक्सेसफुल बिजनेस चलाते हैं, ओनर हैं, और इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाने की सोचा और ये एक स्टील फैक्ट्री को एक्वायर कर रहे हैं। इसमें इनको 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यहीं पे हमें पता चल गया ये तो क्या एक्वायर कर रहे हैं, बिल्डिंग एक्वायर कर रहे हैं, है ना। फिर कह रहा है कि इसमें 60 करोड़ में 40% इक्विटी और 60% डेथ। तो एडवाइस क्या किया, यही तो एडवाइस किया है। तो इक्विटी और डेथ ये किस चीज का टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर देखा हमने डेथ और इक्विटी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। मिस्टर घोष ने सजेस्ट किया टू रेज मोर फंड फ्रॉम डेथ, और ये कह रहा है हायर डेथ इक्विटी रेशियो रिजल्ट इन। अब यहां तो मजे की बात यह है कि भले आप बिजनेस स्टडीज पढ़ी हो नहीं पढ़ी, ये तो अकाउंट्स का सवाल है। अगर डेथ इक्विटी रेशियो हायर होगा तो इसका मतलब क्या है? हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, और जितना लो रहेगा उतना लो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। सॉरी मैं गलत जगह पे टिक कर दिया, ऑपरेटिंग रिस्क नहीं, ऑपरेटिंग तो धंधा, मेन रेवेन्यू। ऑपरेटिंग वर्ड जहां पर भी मिल जाए, ऑपरेटिंग वर्ड जहां पर भी मिल जाए इसका मतलब है बिजनेस की मेन एक्टिविटी, उस पर रिस्क आ रही, उस पे रिस्क आ रही है। तो डेथ इक्विटी रेशियो से उस पे थोड़ी रिस्क आती है, आपके फाइनेंस पे रिस्क आती है। पहले आपका रेशियो था 2:1, अब रेशियो हो गया 5:1। इसका मतलब क्या है? आपकी उधार बढ़ रही है। डेथ अपॉन इक्विटी तो होता है रेशियो, तो जितनी ज्यादा उधार बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या क्रिएट होगा? फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट होगा। यहां तक क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक में। अगला क्वेश्चन बैंक का अगला सवाल, मिस्टर टी घोष ने एडवाइस किया है कि वो एक जुडिशियस मिक्सअप करना चाहते हैं। 40% तो इक्विटी चाहते हैं और 60% डेथ चाहते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है इसका केस से कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो ये स्टेटमेंट क्लास में ऐसा ही पढ़ा है। द प्रपोर्शन ऑफ डेथ इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। एक स्वर में बोले बच्चे, बहुत अच्छा लगा, बस ये इज द राइट आंसर। बिना केस पढ़े काम चल गया तो वापस। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं, आखिरी सवाल फाइनेंशियल का, इसके बाद एक केस स्टडीज में और दे रखी है। एम्प्लॉय मोर ऑफ चीपर डेथ, अगर आप उधार सस्ता लोगे तो अर्निंग पर शेयर बढ़ा सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस को क्या बुलाया जाता है? इक्विटी ट्रेडिंग, फाइनेंशियल लिवरेज, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ये निशांत तनवानी जैसा जो पागल बच्चा है वो तो बिड़ते क्या बोलेगा? इक्विटी ट्रेडिंग, जबकि किताब में इसका नाम क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विल बी द राइट आंसर। क्लेरिफाई है? कोई दिक्कत? चलिए अगले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी पर आते हैं। तो एक केस स्टडी और दे रखी है, विच इज द अदर नेम ऑफ लॉन्ग टर्म डिसीजन। बताओ इसका इस केस से क्या लेना देना? ये तो जिसने चैप्टर पढ़ा होगा वो यूं ही बता देगा कि लॉन्ग टर्म डिसीजन को क्या बुलाते हैं? कैपिटल बजटिंग बुलाते हैं, और शॉर्ट टर्म डिसीजन को वर्किंग कैपिटल डिसीजन बुलाते हैं। चलिए अब अगला सवाल आया, एक ऐसा डिसीजन जिसमें आप मशीन रिप्लेस कर रहे हो। एक ऐसा डिसीजन जिसमें आप क्या कर रहे हो? मशीन रिप्लेस कर रहे हो, मॉडर्न मशीनरी ला रहे हो जिसमें हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी। बताओ ये कौन से डिसीजन का पार्ट माना जाएगा? ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हम लॉन्ग टर्म असेट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहां पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जगह अगर कैपिटल बजटिंग होता तो वासी मतलब यार रनिंग क्लास में लाइव चल रहा है, मैं मुंह दिखा रहा हूँ लोगों को। बताओ मैं तू उठ के आया तो मेरा कसूर है क्या यार? बता, मैं एक तो फिजिकल एजुकेशन का पेपर देके नहीं आया, तू बच्ची ने दिया फिजिकल एजुकेशन का पेपर, लाए पेपर कैसा गया? ठीक ठीक, क्यों पढ़ के नहीं गया था? फिर सो गई है पेपर में, सो गया करते करते। पागल जी, ऐसे थोड़ी करना था फिजिकल एजुकेशन, योगा करते करते कि शवासन में हो गए। चलिए अगले सवाल पे आते। पेपर लाया? देना मेरे को।
तो दोस्तों हम अभी लाइव में अगर आप बोलेंगे तो हम फिजिकल एजुकेशन भी डिस्कस कर लेंगे और विधि दीदी का खोपड़ा खराब हो जाएगा। चले फिलहाल हम आगे डिसीजन लेते हैं कि डिसीजन है भैया फंड रेस करना है 80 लाख, या तो डिबेंचर से या फिर इक्विटी से। बताइए कौन सा डिसीजन है? फाइनेंसिंग डिसीजन है। पैसा कहां से आएगा ये डिसाइड करना कौन सा डिसीजन है? फाइनेंसिंग डिसीजन है। तो क्वेश्चन बैंक लगभग कंप्लीट होने में है। इसके बाद आता है फाइनेंसिंग डिसीजन was affected by various factors, which one of the following is discussed in the above case। तो भैया अब तो केस पढ़ना सॉरी तो यहां से केस है भैया सनराइज लिमिटेड रेडीमेड गारमेंट्स में है, प्लानिंग है बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने की, इंटरनेशनल मार्केट में कैटर करने की। कंपनी को 80 लाख चाहिए मशीन्स रिप्लेस करने के लिए, कमिट कर रहे हैं फाइनेंस को लॉन्ग टर्म बेसिस पर। और डिसीजन जो है बहुत क्रूशियल है, अर्निंग कैपेसिटी लॉन्ग रन पे इससे इफेक्ट होगी। और कंपनी चाह रही है रिक्वायर्ड फंड जो है वो डिबेंचर इशू करके आ जाए। डिबेंचर की कॉस्ट कितनी आ रही? लगभग 10%। EBIT पिछले साल 8 लाख था, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ था। तो 1 करोड़ पे 8 लाख कमाए तो कितना परसेंट कमाया? आपने 1 करोड़ रुपए लगाया और 8 लाख रुपए कमाया तो कितना परसेंट कमाया? 8%। फॉर्मूला क्या है? भूल तो नहीं गए? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। यही तो फॉर्मूला है, प्रॉफिट इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो आइए अब देखते हैं। तो सवाल ये भैया फाइनेंसिंग डिसीजन में यहां पर मेजर चीज हम जिससे परेशान है वो किससे परेशान हुए? हमारे को कमाई हो रही है 8% और डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 10%। तो हमें जो समस्या उत्पन्न हो रही है कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है? कॉस्ट की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर हमें कॉस्ट सस्ती पड़ जाए तो हम इस्तेमाल कर ले, पर कॉस्ट ही सस्ती नहीं पड़ रही। तो ये एक फैक्टर है जो हमें यहाँ पर परेशान करेगा। और इसी के साथ बच्चों अब आ चुके हैं हम आखिरी पर, जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो अब देखो CBSE वाले फिर मतलब बताओ बिना स्पेस के बताओ ये कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है? मैं तो ये पूछता हूं, मैं आई वांट टू नो CBSE ने आप लोगों से कौन सा बैरियर टू कम्युनिकेशन अपनाया है? CBSE जो बैरियर अपना रही है क्या ये सिमेंटिक बैरियर है कि नहीं है? जिसमें बॉडी लैंग्वेज की वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो CBSE हमें ये सिखाना चाह रही है कि आप ये वाला टॉपिक पढ़ के जाना, ये जरूर आएगा। चलिए तो पहला सवाल है ना, भाषा तोड़ रहा हूं मैं। आइडेंटिफाई द राइट टू कंज्यूमर एज रेफर्ड टू इन द अबव पैराग्राफ। तो कंज्यूमर का कौन सा? कंज्यूमर ने कैश मेमो नहीं लिया, कैश पेमेंट तो किया। हीटर जो इन्होंने किया वो सही से काम नहीं कर रहा है। इन्होंने शॉपकीपर को बोला प्रॉब्लम बताई, शॉपकीपर पेड नो हीड टू हर कंप्लेंट। तो कंज्यूमर को सुनना चाहिए था। तो राइट टू बी हर्ड, नहीं अभी पूरा तो पढ़ लो। रेदर ही मार्क दैट द गुड इन क्वेश्चन वाज नॉट बॉट फ्रॉम हिज शॉप। Piali had no evidence of proving that heater was purchased from his shop. She discussed the problem, who advised to approach consumer forum. Idea of lodging complaint against shopkeeper, but due to lack of it was। तो भैया पहली चीज तो है यहाँ पर हीटर की बात हो रही है। राइट टू सेफ्टी, जल के मर जाती तो, हीटर से आग लग जाती तो यहाँ पर जो रेफर्ड हो रहा है राइट कंज्यूमर का वो क्या है? राइट टू। उसने ISI मार्क का खरीदा था। हाँ इतनी चीजें क्यों लिखी है कोई इंसान तो तब राइट टू बी हर्ड भी सोच सकता है। हाँ सोच सकता है ना। शॉपकीपर पेड नो हिट टू हर। अभी है नहीं राइट ISI मार्क का प्रोडक्ट खरीदा। हाँ तो ISI मार्क का खरीदा है ना। हाँ तो राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है? कि आपको सेफ्टी होनी चाहिए हजारडस गुड्स से। हाँ तो जब आप यूज कर रहे हो हीटर तो वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपने शॉपकीपर को बताई प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम बताई ना आपने। तो आपका अधिकार क्या है कि आप हजार्डियस नुकसान नहीं हो आपकी लाइफ को, आपकी प्रॉपर्टी को।
तो इसलिए राइट टू सी रेटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर ने मिस करी है यहाँ पर? उसको भाई को कैश मेमो मांग लेना चाहिए था, वो मांगा ही नहीं। पियाली कैन नॉट लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉपकीपर। क्यों नहीं कर सकती ये शॉपकीपर पे कंप्लेंट? क्योंकि इसके पास कैश मेमो ही नहीं है। तो ये प्रूफ कैसे करे कि मैंने इन भैया के यहाँ से ही ये हीटर खरीदा था? और आखिरी सवाल, कौन से एक्ट के अनुसार यहाँ पर केस फाइल होगा? अब सीबीएसई खुद ही बताओ ऐसे नक कर रही है, यहाँ पर 1986 की जगह आना था 2019। मेरे को ऐसा लग रहा है सीबीएसई ने वेबसाइट पे पुराना क्वेश्चन बैंक की अपडेट कर रखा है, जब ये स्थिति हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हमने सीबीएसई की वेबसाइट से ये क्वेश्चन बैंक डाउनलोड किया था। ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको ये सारे क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, जिसमें अभी हमारा पेपर बिजनेस स्टडीज का है, तो हमने वो अभी प्रैक्टिस किया। बाकी अगर आपको सैंपल पेपर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप cbseacademic.nic.in पर जाइए और इस वेबसाइट पर होम पेज पे आप चल जाइए। होम पेज आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा और यहाँ पर आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, करीबन पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप 2000, मैं तो कह रहा हूँ 2019 तक का ही रखो बस, ओनली 2019, ये 18-19 वाला जो है ना, बस यहाँ तक। तो 6 पेपर हुए, 5 दिन का गैप है, रोज एक सैंपल पेपर भी आराम से सॉल्व करा तो भी हम अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि इन 5 दिन में पढ़ाई कैसे करनी है, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको LMRC दे रखा है, लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल। अगर आपके पास नहीं है तो आप किस पे चल जाओ, एप्लीकेशन पे चल जाओ। एप्लीकेशन का नाम क्या है? CHK कॉमर्स क्लासेस। इसमें कहाँ जाना है? इसमें आपको राइट साइड के मेन्यू में जाना है और वहां पर देखना है फ्री मटेरियल। इस फ्री मटेरियल में आपको क्या मिल जाएगा? ये फाइल मिल जाएगी LMRC की। और इसको क्या करना है हमें? डेली 3 टाइम्स रीडिंग। सुंदरकांड का पाठ सुबह शाम दिन में 3 बार। पर ये सुंदरकांड का नाम क्या है? बिजनेस स्टडीज। पहला काम तो ये हो गया, डेली 3 बार पढ़ लिया। मैक्सिमम कितने पेजेस है? 14 पेजेस है। आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, दिन में 3 बार पढ़ लो। और उसके बाद डेली सैंपल पेपर सॉल्व करना का मतलब क्या है? लिख के सॉल्व करना है, राइटिंग में। निशान भैया कैसे सॉल्व करना है? राइटिंग में। मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर लो साथ के साथ ही, चाहे मार्किंग स्कीम देख के लिख भी दी, पर लिख बेटा, जितना लिखेगा उतना अच्छा। बाकी सारा कंटेंट मैंने वेबसाइट पे डाल रखा है, आपको बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली जाके ऐसे लिखना है कॉमर्स हब कोटा बिजनेस स्टडीज, बस इतना सा लिख के सर्च कर देना। जो आपको पहली वेबसाइट दिखेगी वो ये दिखेगी गूगल सर्च में। ये आ गया, ये तो मेरा बिजनेस दिखा दिया इतने सीधे पागल इंसान। ये आ गया फ्री स्टडी मटेरियल आर्काइव, ये आ गया बिजनेस स्टडीज आर्काइव्स। आप बोलोगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा वीडियो के लिंक में, और आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। अब इस पे आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। तो डेली एक प्रीवियस ईयर का पेपर जो है प्रैक्टिस करना, और जो डाउट आए वो डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको सीधा हाथों हाथ जवाब दूंगा। ये आपको पिछला 22 का पेपर मिल गया, ये आपको 23 का पेपर मिल गया, ये आपको 24 का पेपर मिल गया, और ये आपको पूरी की पूरी बिजनेस के प्रीवियस ईयर पेपर की एक ही बारी में लिस्ट मिल गई। बस ये सारे के सारे प्रैक्टिस करना है। इसमें कौन कौन से प्रैक्टिस करना है? मैंने पहले ही कहा 24, 23, 22, 19। तो 4 तो हमें क्या करना है बेटा? प्रीवियस ईयर पेपर है ना। कल से हम क्लास में यहाँ पर भी शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी आप घर से तो शुरू कर दीजिए। 4 तो क्या करना है? प्रीवियस ईयर पेपर, और 4 ही हमें क्या करना है? सैंपल पेपर, ठीक है। 4 तो हमें प्रीवियस ईयर और 4 हमारे सैंपल पेपर।
और जो हमारा लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल है LMRC, वो हमें डेली दिन में कितनी बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। इसके अलावा मैंने मैराथन की वीडियोस ऑलरेडी आपको अपडेट करके दे रखी है। पार्ट बी का मैराथन भी डाल रखा है, ये रहा नीचे, इसमें लिंक करके दे रखा है, ये रहा बिजनेस स्टडीज का लास्ट मिनट रिवीजन। तो ये पूरा प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब आपके जो पर्सनल डाउट्स हैं, अब आप वो बताओ, वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, कुछ और इंडिविजुअली पढ़ना हो तो। जैसे एक सबसे पहली चीज है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जो याद होना चाहिए, इससे एक सवाल आता ही आता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले क्या आता है? इप्टा, ईबी, इप्टा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना, ईबीटी। फिर इप्टा आ गया अपना, ईबीआईटी आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो अब क्या बचेगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स माइनस करेंगे, तो अब क्या बचेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब जब ये स्टेप हमारी पूरी हो जाएगी, इसके बाद हमें ईपीएस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या कहता है? ईपीएस का फॉर्मूला कहता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो हमें प्रपोजल में ये ध्यान रखना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और हमारे पास निकल के आ जाएगा हमारा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। इसके अलावा की कंपोनेंट्स, पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो सबसे ज्यादा आता है वो आता है एक तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन। सेकंड चैप्टर में तो वैसे ही याद रखने की कोई इतनी हड़बड़ाहट है नहीं, बाकी सेकंड चैप्टर तो पूरा जो कि प्रिंसिपल्स पे है, तो हमें सारे प्रिंसिपल्स बाय हैंड होने चाहिए। चैप्टर 3 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और इसकी इंपॉर्टेंस। चैप्टर 4 जो प्लानिंग है, प्लानिंग में एक तो हमें ध्यान रखनी है प्रोसेस से सवाल आता है और एक लिमिटेशन से सवाल आता है। हाँ, इसके टाइप से भी आ जाता है। फिर चैप्टर नंबर 5 पे आए ऑर्गेनाइजिंग पे, तो एक तो ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर, फॉर्मल और वो फॉर्मल, इनफॉर्मल और फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, और एक जो टॉपिक है वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चैप्टर नंबर 6 जो है, चैप्टर नंबर 6 में से हमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग तीनों को अच्छे से याद करके जाना है। यहाँ से अच्छे से सवाल आते हैं, इजी सवाल आते हैं, लिखने में आसानी होती है। इसके बाद आता है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन डायरेक्टिंग में से हमें जो मैक्सिमम याद रखना है वो है एक तो मोटिवेशन, यहाँ से एक सवाल बनता ही बनता है, या फिर कम्युनिकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पढ़े हुए होने एक बार चाहिए ही चाहिए। चैप्टर 8 जो कि आपका कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। यहां से सवाल आने के चांसेस होते ही होते हैं। फिर आए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। हाँ, कमेंट्स मेरे को शो नहीं हो रहे। Device is low, video is lagging and quality is also bad. Device very poor. You should upgrade yourself. Be dynamic and progressive. Levels of management. Process भी important है. Sir, it can be right to be heard. नहीं अलीजे, सर आप मारते हो, बड़े गुस्से वाले लगते हो। नहीं यार भाई, मैं नहीं मारता हूँ। ये कौन है? नथिंग न्यू है? नहीं, नाम क्या है पर इसका? नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है। भाई नाम क्या है यार अपना? नथिंग न्यू। अगर एक्टिव है तो प्लीज यार टाइप योर नेम। नथिंग न्यू। चैप्टर 9 जो है हमारा वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहली चीज तो हमें याद रखने हैं हमारे डिसीजंस, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। और डिसीजंस के भी क्या याद होने चाहिए? कम से कम फैक्टर्स। कम से कम कितने कितने फैक्टर याद करने हैं? 3 फैक्टर तो हमें याद होने चाहिए ही चाहिए। इसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 10 जो कि फाइनेंशियल मार्केट। तो हमें यहाँ पर एक तो स्टॉक मार्केट की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। और स्टॉक मार्केट के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से सवाल में वो है हमारी सेबी, और खास तौर से सेबी के साथ भी सेबी के फंक्शंस। और इसके बाद बचा हमारा मार्केटिंग।
तो मार्केटिंग जो चैप्टर नंबर 11 है, मार्केटिंग में एक तो हमें चाहिए मिक्स में क्या क्या आता है बेटा? प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और प्रोडक्ट। इसके बारे में हमें डिटेल्ड जानकारी होनी चाहिए। और आखिरी चैप्टर जो है 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें एक तो हमारे को याद होनी चाहिए राइट्स, एक होनी चाहिए हमें याद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और एक हमारा रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो कि 3 टायर मशीनरी है, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर हम क्या क्या ग्रीवियंसेस, हमें रिलीफ कौन कौन से मिल सकते हैं, है ना। कम से कम 4 रिलीफ तो याद रखने ही है कि रिटर्न कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं, दुकान बंद करवा सकते हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद एक बार LMRC में अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो आप बताइए, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार डिस्कस करा देता हूँ, और कुछ अगर आपको लगता है कि डिस्कस आउट करना है तो, नहीं तो फिर आपसे शुरू करते हैं सवाल जवाब करना। सेबी के फंक्शंस, सेबी के 3 फंक्शंस होते हैं। प्रोटेक्टिव है और सेबी के 3 फंक्शन होते हैं। रेगुलेटरी। जस्ट अ मिनट। यार नथिंग न्यू, नाम तो बता दे भाई यार। विधि भी वेट कर रही है भाई, बता दे यार। हाँ यार, ऐसा कौन है ये नथिंग न्यू यार। चलिए, तो ये LMRC की फाइल है, अगर आपको नहीं मिलती है एप्लीकेशन पे, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। 20 पन्नों की फाइल है, प्रिंट निकाल सकते हैं आप, इसका फ्री में एक्सेस है, इसका कोई पेड वेड ऐसा कुछ है नहीं, है ना। और इसमें अभी जो हमारे सामने एक डाउट वाला बंदा बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है निशांत तनवानी, जिसको डाउट है सेबी के लिए कि सेबी के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं सेबी के ओवरऑल। पहला फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो सेबी का पहला फंक्शन निकल के जो आ रहा है उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। सेबी का पहला फंक्शन है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? बाजार चलेगा कैसे। तो बाजार चलाता कौन है? ब्रोकर, सब ब्रोकर। तो ब्रोकर सब ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन, ये पहला फंक्शन हो गया। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो मिलजुल के चलाते हैं, इनको बुलाते हैं हम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या फिर म्यूचुअल फंड्स, तो इनका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब ब्रोकर के बाद एक नया बना दो, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर, जितने बाकी इंटरमीडिएटरीज हैं, इनको रेगुलेट भी यही करते हैं। इनका पहली चीज रेगुलेटरी में क्या आया? रजिस्ट्रेशन। दूसरी चीज रेगुलेशन। तीसरी चीज टेक ओवर का भी रेगुलेशन। चौथी चीज इंस्पेक्शन या फिर इंक्वायरी या फिर ऑडिट, किसकी? स्टॉक एक्सचेंज की या फिर इंटरमीडिएटरी की। फिर जितनी भी फीस लगानी है या कोई और चार्जेस लगाना है कानून के हिसाब से, या फिर परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग द पावर विच इज डेलीगेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कौन से फंक्शन निकल के आ गए? ये तो हो गए भैया हमारे रेगुलेटरी फंक्शंस। अब बाकी जो 2 और फंक्शन है वो है डेवलपमेंट फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो ये भी देख लेते हैं। तो ये क्या है? तो डेवलपमेंट फंक्शन जो है वो क्या बात करता है कि बाजार को डेवलप करना जरूरी है। तो बाजार को डेवलप कैसे करेंगे? बाजार को डेवलप करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। हम स्टॉक मार्केट में जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। हमारे पास जितने भी रिसर्च करनी है, जितना भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश करना है, जिससे क्या हो? मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को फायदा हो, यूजफुल हो। साथ ही साथ हमें कैपिटल मार्केट के अंदर अंडरटेकिंग ऐसे मेजर्स अंडरटेक करने जिससे फ्लेक्सिबल अप्रोच लोग क्या कर पाए? अडॉप्ट कर पाए। तो ये तो हमारे कौन से फंक्शन हो गए? डेवलपमेंट फंक्शन हो गए। इसके बाद आए हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जैसे कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट करने वालों को रोकना, मैनिपुलेशन करने वालों को रोकना, प्राइस रिगिंग रोकना, इनसाइडर ट्रेडिंग जो कि हर्षद मेहता का सबसे अच्छा काम था, उसको कंट्रोल करना और इस पे पेनल्टी इम्पोज करना। साथ ही साथ इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स जो भी जरूरी है उनको करना और फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना और स्टॉक मार्केट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण करना। तो ओवरऑल 3 फंक्शन है,
जिनको अगर हम याद रखें तो PDR होता है, DPR, डेवलपमेंट फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन और रेगुलेटरी फंक्शन। और कोई डाउट हो तो बताइए, और कुछ पढ़ना हो। यहाँ पर अपन EBIT का भी देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन बना हुआ है। ये पहली सिचुएशन है, 4 लाख रुपया आप कमा रहे हो। पहली सिचुएशन में 10% का ब्याज नहीं जा रहा, दूसरे में आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो 1 लाख जा रहा है, तीसरी सिचुएशन में 20 लाख का लोन लिया है तो 2 लाख जा रहा है। तो 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख बच रहे हैं। टैक्स हटा तो 30% के हिसाब से टैक्स हटा तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें से नंबर ऑफ शेयर जो हैं, पहले केस में आपके पास 3 लाख शेयर है, दूसरे में 2 लाख शेयर है, तीसरे में 1 लाख शेयर है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अर्निंग कब हो रही है? जितना ज्यादा आप उधार इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि केस नंबर 3 में हो रही है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा है। हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात करते हैं, जब भी हम किसकी बात करते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की जब भी बात करते हैं, तो हमें किसको कंपेयर करना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को। किससे? हमारे इंटरेस्ट से। अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इंटरेस्ट से, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है हमारे लिए? फेवरेबल। लेकिन अगर इंटरेस्ट ज्यादा है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, तो फिर ये फेवरेबल की जगह क्या हो जाएगी? अनफेवरेबल। जब ये फेवरेबल है तब ही हम उधार इस्तेमाल करेंगे, जब ये अनफेवरेबल है तब हम उधार इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ये जो इधर केस दे रखा है, अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर 2 लाख है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिना उधार इस्तेमाल करे अर्निंग पर शेयर आ रहा है 0.47। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डू। ये पूरी की पूरी LMRC की प्रैक्टिस करो, 3 बार पढ़ो। कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस करो। चलिए कल वापस मुक्कालात करेंगे, आगे आपके साथ